सम्राट सरकार और अब 22 दिन बाद कैबिनेट का विस्तार। जी हां, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सम्राट की विराट टीम ने आकार ले लिया है। आज कुल 32 मंत्रियों ने शपथ ली और इसके बाद अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और 2 डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव को मिलाकर सरकार की जंबो टीम तैयार हो गई है। नई कैबिनेट में जातीय समीकरण का भी पूरा ख्याल रखा गया। साथ ही इस कैबिनेट में 7 नए चेहरे को जगह दी गई, जबकि इस बार 5 महिला मंत्रियों को भी जगह दी गई है। तो सम्राट कैबिनेट का विस्तार कर दिया गया है। कैबिनेट विस्तार के तहत जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार के बेटे निशांत सहित कुल 32 मंत्रियों ने शपथ ली है। गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री पद की शपथ ली और इस विस्तार में जातीय समीकरण का खास ख्याल रखा गया। कैबिनेट में हर वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है। बीजेपी से 15 मंत्रियों ने शपथ ली, जेडीयू से 13 मंत्रियों ने शपथ ली, एलजेपी आरबी से 2 मंत्री बनाए गए, हम और आरएलएम से भी 1-1 मंत्री बने हैं। यानी कैबिनेट में कुल सीएम प्लस 34 मंत्री शामिल हैं। तो सीएम सम्राट के कैबिनेट विस्तार की तस्वीर अब आपको दिखाते हैं, जिसमें आप देखें ये सभी वीआईपी मेहमान जो इस शपथ ग्रहण के साक्षी बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मंच पर वो मौजूद थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है, नीतीश कुमार की मौजूदगी आप मंच पर देख रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इस समारोह में शामिल हुए। तो इसके अलावा सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो इसमें मौजूद रहे। तो सभी बड़े दिग्गज एनडीए के नेताओं की मौजूदगी मंच पर आज कैबिनेट विस्तार के दौरान देखने को मिली है। तो सम्राट कैबिनेट के विस्तार के साक्षी बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना में रोड शो भी किया और इस दौरान पीएम मोदी को देखने के लिए सड़क किनारे समर्थकों की भारी भीड़ भी जमा हो गई। कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी पर खूब फूल बरसाए। शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर पीएम मोदी और नीतीश कुमार एक दूसरे के गले भी लगे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, रोड शो की तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पटना एयरपोर्ट से निकल के गांधी मैदान जा रहे थे तो एक बड़ा रोड शो उनका हुआ और किस तरीके से लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए उत्सुक नजर आ रहे थे, इस तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। भव्य स्वागत पीएम मोदी का बिहार में किया गया। तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पहली बार मंत्री बने हैं और शपथ से पहले निशांत की कई दिलचस्प तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। जब मंत्री पद की शपथ लेने से पहले निशांत कुमार ने पिता नीतीश कुमार और पार्टी के कई बड़े नेताओं के पैर छूकर आशीर्वाद दिए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब उन्होंने सभी बड़े नेताओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिए हैं, जिनमें केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का भी आशीर्वाद निशांत कुमार ने लिया है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें सम्राट चौधरी के साथ गले लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो निशांत कुमार के मंत्री बनने के बाद पटना के जेडीयू दफ्तर में उनका भव्य स्वागत भी हुआ। निशांत ने इस दौरान समर्थकों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और इस दौरान जेडीयू दफ्तर में जबरदस्त भीड़ भी देखने को मिली। समर्थक निशांत कुमार को फूल और गुलदस्ता देकर बधाई देते नजर आए। इस दौरान निशांत कुमार भी बेहद उत्साहित नजर आए। जो दायित्व जिम्मेदारी मुझे पार्टी के वरीय नेताओं कार्यकर्ताओं ने दी है, मैं इसे सच्चाई ईमानदारी से निभाने की कोशिश करूंगा। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी आपकी? मेरी प्राथमिकता होगी पिताजी के जो काम है 20 साल के उसको जारी रखें और उनके जो काम समृद्धि यात्रा में जो उन्होंने वादा किया 7 निश्चय 3 में वादा उन वादों को पूरा करें और आगे की रणनीति तैयार करें और राज्य का विकास करें, उसको आधुनिक बनाएं, समृद्ध बनाएं। आशीर्वाद है। तो मंत्री बनने के बाद पहली बार निशांत कुमार जेडीयू दफ्तर पहुंचा और इस वक्त अपने समर्थकों के साथ, जेडीयू के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। काफी उल्लासपूर्ण माहौल है और लंबी लाइन लगी हुई है निशांत कुमार को गुलदस्ता देने की। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं निशांत कुमार की तस्वीर और ये देखिए निशांत कुमार को बारी बारी से कतार में लगकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और
लोग उनको बधाई दे रहे हैं, कोई गुलाब का फूल देके, कोई फूल माला देकर। तो ये तस्वीर है जेडीयू दफ्तर की तस्वीर, जहां पे निशांत कुमार लोगों से मिलकर शुभकामनाएं ले रहे हैं। तो ये बहुत दिलचस्प तस्वीर। आज शपथ लेने के पहले अपने पिता नीतीश कुमार से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लेकर बाहर निकले और उसके बाद गांधी मैदान में भी प्रधानमंत्री ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी, उनसे बुलाकर मुलाकात किया। वो मंत्री बनने के बाद पार्टी दफ्तर पहुंचे हैं और पार्टी दफ्तर में भी तमाम लोगों से अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पे निशांत कुमार के मंत्री बनने के बाद जेडीयू में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको जेडीयू दफ्तर की तस्वीर दिखा रहे हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से संजय पासवान एक बार फिर से मंत्री बने हैं। मंत्री बनने पर पार्टी कार्यालय में लोग उन्हें बधाई देने पहुंचे। उन्होंने एक बार फिर से मंत्री बनने पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को धन्यवाद दिया और कहा कि मुझे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाऊंगा। संजय पासवान से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। सम्राट के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है और पटना के गांधी मैदान में एनडीए के तमाम जो विधायक थे उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से फिर से एक बार संजय सिंह और संजय पासवान मंत्री पद की शपथ ले लिए हैं। संजय पासवान हमारे साथ हैं। बहुत खुशी की बात है। मैं पार्टी से 2 मंत्री हमारे बने हैं। अपने नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को के प्रति आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और वहां भेजने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को भी ढेर सारी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। सभी 5 घटक दल के नेताओं को, देश यशस्वी प्रधानमंत्री जी को के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने इस जिम्मेवारी दी है पूरी निष्ठा और लगन के साथ। पार्टी के कार्यक्रमों में, पार्टी के संगठनों के साथ साथ जो भी विभाग मिलेगी, जिम्मेवारी मिलेगी, उसके लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करें। लगातार बातचीत चल रही थी। कल जो बिहार प्रभारी अरुण भारती वो भी सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात करने गए, तो मन में कहीं संशय था कि फिर से हमारे नेता मुझ पर विश्वास जताएंगे नहीं, मैं फिर से मंत्री पद की शपथ ले पाऊंगा या नहीं? मेरे नेता पर कोई संशय नहीं था। बस नेता का हर आशीर्वाद मेरे सर आंखों है। उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। कैमरामैन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। तो इस बार मंत्रिमंडल में महिलाओं की संख्या भी बढ़ी है। श्रेयसी सिंह ने एक बार फिर मंत्री पद की शपथ ली और इस मौके पर उन्होंने पार्टी को धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उन्हें वे पूरी अच्छे तरीके से निभाएंगी। श्रेयसी सिंह से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। सीएम सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। पटना के गांधी मैदान में आज तमाम मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है और इस बार महिला शक्ति भी इस मंत्रिमंडल में देखने को मिल रही है। श्रेयसी सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। सबसे पहले बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। फिर से मंत्री बनी हैं आप, कैसा लग रहा है और कितनी बधाइयां मिल रही है? आई थिंक देखिए, निश्चित रूप से खुशी है। खुशी के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी है। अच्छा काम करके दिखाना है, अच्छा काम करने का प्रयास, जो कम समय के लिए हम लोग मंत्री थे उसमें करने का प्रयास भी हमने किया था। और राजनीति करने आए हैं तो राजनीतिक रूप से नहीं, लेकिन सेवा और ईमानदारी को आगे रखकर फिर जनता की सेवा करना चाहते हैं। ये जो मंत्रिमंडल बना है इसमें आपने कहा कि महिलाओं की संख्या बढ़ी है, वो तो बढ़ी है, लेकिन युवाओं की भागीदारी भी बड़ी नजर आ रही है। मतलब ये युवा मंत्रिमंडल मुझे नजर आ रहा है। देखिए, सिर्फ युवा मंत्रिमंडल कह देना शायद थोड़ा सा गलत होगा। बहुत सारे अनुभवी लोग भी हैं साथ में और ये अनुभव और युवा का संगम होना बहुत आवश्यक है। आज एक बढ़ता हुआ एक नया बिहार आपको दिख रहा है जिसमें युवाओं की भी एक संख्या है, लेकिन उन युवा जोश के साथ एक अनुभवी लीडरशिप, नेतृत्व की भी आवश्यकता है। तो वो संगम आज मंच पर आज समारोह में देखने के लिए मिला। श्रेयसी सिंह थी हमारे साथ जो मंत्री पद की शपथ ली है। साफ तौर पर कह रही है जो भी डिपार्टमेंट मिलेगा काम करेंगे, क्योंकि बिहार में काम की ढेरों संभावनाएं हैं। कैबिनेट में अब भले ही वो सम्राट कैबिनेट की मिनिस्टर होंगी, लेकिन एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार मिलकर बिहार का विकास करेगी। कैमरामैन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की कर लेते हैं। अररिया से बड़ी खबर मिल रही है। 17 साल की नाबालिग लड़की की हत्या की खबर है। प्रेम प्रसंग में नाबालिग की हत्या कर दी गई। सोते हुए गोली मारकर नाबालिग की हत्या की गई है। पड़ोसी युवक पर ही हत्या करने का आरोप लगा है। परिजन ने हत्या का आरोप पड़ोसी युवक पर ही लगाया है।
परिजन के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी है। फारबिसगंज थाना क्षेत्र की एक घटना बताई जा रही है। सुबह में एक चांदनी खातून, एज उसकी 17-18 है, सन ऑफ गयासुद्दीन है, घोड़ाघाट के, उसको उसी के पड़ोसी जो घर जस्ट उसके सामने घर के ही हैं, मोहम्मद काशिफ, उसके द्वारा गोली मार दी गई थी और इसके इलाज के लिए भेजा गया था। फारबिसगंज अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई है। अभी बॉडी को हम लोग पोस्टमार्टम में भेज रहे हैं और अर्थर कार्रवाई की जा रही है। खबर आपको जमुई से बताते हैं, जहां नारगंजों के जंगल में लगभग 50 साल के अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस और एफएसएल की टीम मामले की बारीकी से जांच कर रही है। महिला के सिर पर चोट के निशान पाए गए और घटनास्थल से पुलिस ने एक जोड़ी चप्पल, मंगलसूत्र और कुछ नकदी बरामद की है। फिलहाल पुलिस महिला की पहचान करने और मौत के सही कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। झाझा थाना अंतर्गत नरगंजवा स्टेशन से कुछ ही दूरी पर एक लवारिस अवस्था में एक महिला लगभग 55-60 वर्ष की है, उसका शव मिला है। यह शव लगभग 2 दिन पुराना लग रहा है, शरीर से बदबू आ रही है। हमारे एफएसएल टीम आ गई है, उसको हम लोग उसका एफएसएल टीम द्वारा जो है उसका संकलित किया गया है और हम लोग इसको पहचान के लिए 72 घंटे के लिए हम लोग इसको सुरक्षित। खबर सासाराम से है, जहां डेहरी में डालमिया नगर थाना की पुलिस ने नाबालिग बच्चियों के मानव तस्करी से जुड़े एक मामले का खुलासा किया है और भोली भाली नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर दूसरे राज्यों में ले जाकर शादी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। वहीं गिरोह में शामिल 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जबकि गिरोह में शामिल अन्य लोगों की तलाश अभी जारी है। डालमिया नगर थाना के द्वारा एक अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया गया है, जो नाबालिग बच्चियों को बहला फुसलाकर उनको दूसरे राज्य में उनका शादी करवाने का काम कर रहा था। इन तीनों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया है एवं अन्य व्यक्तियों को एवं राज्य के बाहर जो लोग इस गिरोह में शामिल हैं उनके विरुद्ध अग्रतर कार्रवाई के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। और अब देश विदेश की खबरों पर नजर डालते हैं। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या का नया वीडियो भी सामने आ चुका है। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के तुरंत बाद का ये वीडियो है जो सामने आया है और इस वीडियो में लोग ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि चंद्रनाथ को अस्पताल ले जाया जाए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो तस्वीर अभी सामने आई है और इस वीडियो में ये सुनाई दे रहा है कि चंद्रनाथ को अस्पताल ले जाया जाए। शुभेंदु अधिकारी के पीए के मर्डर की जांच सीआईडी को सौंप दी गई है। कई ऐसे पॉइंट हैं जो जांच का विषय हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि हमलावरों ने जिस कार का इस्तेमाल किया था उसके चेसिस नंबर को मिटा दिया गया है। कार में इस्तेमाल की गई नंबर प्लेट डुप्लीकेट है जो सिलीगुड़ी की बताई जा रही है। कार नंबर के मालिक का कहना है कि असली कार उसके पास ही है। वारदात को अंजाम देने के लिए पूरा प्लान तैयार किया गया था। पुलिस और सीआईडी मामले की कई एंगल से जांच कर रही है। इसमें सबसे अहम लोकल कनेक्शन माना जा रहा है। वहीं चंद्रनाथ की मां ने दोषियों को फांसी देने की मांग की है। আমিও একজন মা, আমি চাইবো না তাদের ফাঁসি হোক, কিন্তু যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চাইছি। আর চাইছি যে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি করি বলে আমরা আজকে ক্ষমতায় আসার জন্য আমাদের সভাপতি বিরোধী দলনেতা যখন বলছেন সুশৃঙ্খলভাবে থাকতে, তখন শাসক দলের যারা গরম গরম বক্তব্য দিয়েছিল যে 4 তারিখের পরে দিল্লির কোনো ভাব রক্ষা করতে পারবে না, সেটাই তারা দেখিয়ে দিল। আমি আজকে নতুন সরকার যে গঠন করবে তার কাছে জানাবো। चंद्रनाथ रथ मर्डर पर शुभेंदु अधिकारी का भी बयान सामने आया है।
3-4 दिन से रेकी की जा रही थी। शुभेंदु अधिकारी ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मर्डर कैसे हुआ ये जांच एजेंसी बताएगी। मेरा ममता को हराना कारण हो सकता है। मैं परिवार के साथ खड़ा रहूंगा। शरीर से 4 गोलियां निकाली गईं। बहुत नजदीक से गोली मारी गई थी। उसको जो किया है उनको हिरासत में लेकर चार्जशीट करके कॉन्विक्शन दिलाना, एक प्रक्रिया में भी मेरा जो जिम्मेदारी है मैं निभाने का काम करूंगा। पोस्टमार्टम आप करवा के आए, क्या कुछ पता चला है? पोस्टमार्टम डॉक्टर ने किया। डॉक्टर लोग ने बाहर आकर बोला उनका बॉडी से 4 बुलेट निकला। सब हार्ट जो है हमारी हार्ट का माने अगल बगल में जितना भी पैसेज है सबको टारगेटेड करके किया है और बहुत क्लोज मर्डर है। बहुत नजदीक से गोली किया है और पूरा जैसे ओटी का पहले डॉक्टर ने पिन पॉइंट करता है ना, ये लोग भी पिन पॉइंट किया कहां गोली करने से उसको तुरंत मौत हो जाएगा। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने बड़ा ऑपरेशन किया है। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी का मॉड्यूल पकड़ा है। गिरफ्तारियां अलग अलग शहर से की गई है। भट्टी से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और अब आरोपियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली में आतंकी वारदात की साजिश थी। टारगेट किलिंग की योजना का खुलासा हुआ है। कई जगहों की रेकी का टास्क भी दिया गया था। जांच में कई बड़े गैंग से कनेक्शन भी सामने आए हैं। अन्य गैंग से जुड़े लोगों पर भी कार्रवाई जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को फिर से धमकी। समझौता मानो नहीं तो भीषण बमबारी होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि समझौता मानो नहीं तो भीषण बमबारी होगी। ईरान पर पहले से ज्यादा भीषण हमले होंगे, ट्रंप ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान पहले से तय शर्तों को माने, शर्तें मानी तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म हो जाएगा। और अब खबरें कारोबार से जुड़ी हुई आपको बताते हैं। विदेशी कोषों की निकासी और वैश्विक अनिश्चितता के बीच गुरुवार यानी कि 7 मई को उतार चढ़ाव के बाद भारतीय शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ है। बाजार बंद होने पर सेंसेक्स 114 अंक या 0.15% गिरकर 77,844 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 4.30 अंक गिरकर 24,326 पर बंद हुआ। मिडिल ईस्ट में बदलती परिस्थितियों के चलते सोने चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव हो रहा है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 24 कैरेट सोने का भाव आज सुबह बाजार ओपन होने के बाद तेजी के साथ 1,55,320 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं चांदी के दामों में मामूली बढ़त देखने को मिली। 1 किलो चांदी का भाव 2,51,400 रुपए हो गया। और खबरें अब आपको खेल से जुड़ी हुई बताते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का 50वां मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। मुकाबला लखनऊ ने इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स की हालत थोड़ी खराब है। आईपीएल 2026 की अंक तालिका में निचली पायदान पर है। उसके 9 मैच में सिर्फ 4 अंक हैं। दूसरी ओर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर है। आरसीबी ने अब तक 9 मैच खेले हैं, इसमें से उसने 6 मैच जीते हैं जबकि 3 में हार मिली है। उसके 12 अंक हैं। आंकड़ों की बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अब तक 7 मैच खेले गए। इनमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का पलड़ा भारी रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 5 मैच में जीत हासिल की जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स सिर्फ 2 मैच ही जीत पाई है।